कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है, सबको ही जानकारी है, पूरे भारत को जानकारी है कि यूपी कांस्टेबल का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। अब री एग्जाम के बारे में बात की जा रही है और री एग्जाम अब स्टार्ट होगा, जैसे कि कहा गया कि 6 महीने के भीतर भीतर होगा। तो उसी चीज को री एग्जाम को यानी कि कांस्टेबल 2.0 हमने उसका नाम रखा है। ठीक, और उसके हमने आप लोगों के प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट किए हैं। ठीक है ना? क्या स्टार्ट कर दिए सर? प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट किए हैं। आज आप लोगों का पहला प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि जो भी आपके आंसर आएंगे वो आंसर आप कमेंट करेंगे। जैसा फॉर्मेट आपके यूपी कांस्टेबल में आएगा, सेम वैसा ही फॉर्मेट में यहाँ पे रखने वाला हूं। केवल यूपी कांस्टेबल, ना भारी ना आसान, एग्जैक्ट बिल्कुल वही लेवल, वही 17-18 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूं। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आप लोगों का आज क्या है जी? आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो रोजाना आपको इसी तरीके से लाइव क्लास मिलती रहेगी और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उन क्लासेस को डेली ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें अगला क्वेश्चन। अच्छा, कमेंट सबको करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा। देखिए, उसने कहा है 5 अंकों की हाँ जी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है ना? 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, है ना? देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता आपको कभी नहीं रहेगी। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, मतलब अगर देखे जाए तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे ही फटाफट सोल्व हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो देखो। उसने कहा 5 अंकों की। आप एक चीज समझो, यहाँ जितने भी ऑप्शन है सब 5 डिजिट में है कि नहीं है? बोलो। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है वे सब के सब 5 डिजिट में है। अब कोई संख्या अगर 88 से डिवाइड होनी है तो उसका रूल है 8 इंटू 11, यानी कि वो संख्या आपकी 8 इंटू 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। वो संख्या किससे? 8 इंटू 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक, अब एक चीज समझो, अगर किसी संख्या के मल्टीपल में कोई सम संख्या आ जाए, क्या आ जाए? सम संख्या, जैसे कि 8 है, तो उसके रिजल्ट में हमेशा आपको इकाई कांक सम ही मिलेगा। सम बोले तो इवन, इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा? सब मिलेगा। इसका मतलब इसका इकाई अंक विषम है, ये खत्म। इसका इकाई अंक विषम है, ये खत्म। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं 8 का रूल क्या है। 8 का रूल है लास्ट 3 डिजिट, लास्ट तीन डिजिट। ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट कटनी चाहिए किससे? तो लास्ट की 3 डिजिट कटनी चाहिए आपकी 8 से। तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। चेक करते हैं इसे। 8 ही कम 8 बचा, एक 8 दूनी 16, ये 8 से डिवाइड हो गया। ठीक, दूसरा देखते हैं 8 8 64, 8 सिंह 48, से कट गया। ठीक, 11 का नियम लगा लेते हैं। 11 का नियम क्या है? 11 का नियम है एकांतर। 11 का नियम क्या है? एकांतर वाला, यानी कि एक एक छोड़ के 11 से कटना चाहिए। जैसे 6 और 8, 6 6 12 और 8 20, और इसका डिफरेंस चेक करते हैं। 9 और 6 कितना? 15। 11 का नियम कहता है ये डिफरेंस या तो 0 हो या फिर ऐसा हो जो 11 से डिविजिबल है। क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये भी खत्म। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया? बी। तो इसका आंसर आपका रहेगा बी। तो जिन लोगों ने बी मार्क किया है उन लोगों का आंसर यहाँ पर सही रहेगा। क्वेश्चनों को सोल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं। आपके कांस्टेबल में कोई भी क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसे आपको सोल्व करना है, बाकी सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं। और आज की क्लास में और आगे आने वाले किसी में भी देख लेना, मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है ऑप्शन से ही करा दूंगा। ठीक, मैक्सिमम मतलब आप जितना टाइम ले रहे हैं उससे आधा टाइम लगना स्टार्ट हो जाएगा, ये मेरा वादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है भैया? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है आपका क्या? उसने क्या कहा है? उसने कहा है दी गई व्यंजन को हल कीजिए। देखो, एक सीधी सी ट्रिक है। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को ध्यान से समझना। जब कभी भी आपको भाग के निशान के बाद, यानी कि x भाग y का z, जब कभी भी आपको का से पहले क्या मिल जाए? भाग मिल जाए। क्या मिल जाए? भाग। तो याद रखना, आप x गुना 1 अपॉन y,
x गुना 1/y। लेकिन अगर का से पहले भाग है तो आप का वाले को भी बदल दिया करो, ये नियम याद कर लो डायरेक्ट। हालांकि बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि पहले क्या सोल्व होना चाहिए, का, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर का से पहले भाग का निशान है तो भाग वाले को भी बदल दो और का वाले को भी बदल दो। बदलने से मेरा मतलब है अंश को हर और हर को अंश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एक ही लाइन में मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूं, है ना। एक ही लाइन में मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूं। कैसे, वो देखो। जैसे मैं लिख रहा हूं एक ही झटके में 25 गुना 1/5 गुना का से पहले क्या आ गया, भाग आ गया ना, तो 1/12 गुना 2 माइनस 9 गुना 1/27। का से पहले क्या आ गया, भाग आ गया ना। ठीक, तो का को भी पलटेंगे यानी कि 1/3, इसे हटा देता हूं मैं, है ना। हट जाओ भाई, ए भैया, ए भैया हट जाओ। हाँ जी, का 1/3 गुना ये वाला गुना 5 माइनस 14 गुना 1/, ये क्या हुआ, 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुकना। क्या हुआ, चल रही है, रुक रही है क्लास, 1 सेकंड रुकना भाई। आवाज आई होप कि आप तक आ रही होगी, ठीक है ना। 1 सेकंड रुकना भाई सभी लोग, क्लास आपकी लाइव है भी। कोनो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। अपन के होते हुए कोनो टेंशन नहीं लेने का, ठीक। ये समस्याएं चलती रहती है हमारे जीवन में, हमारे क्या सभी के जीवन में ये समस्याएं चलती रहती है, ठीक है। कोनो दिक्कत नहीं लेने का, 1 सेकंड होल्ड करना बस, है ना। के साथ कुछ तो समस्या हुई है। क्लास अभी लाइव है आपकी, मैं बता रहा हूं पहले, ठीक। तो टेंशन नहीं लेने का, है ना। हाँ वापस, ठीक है, ये चल रहा है ना। चलिए वापस आ जाते हैं भाई सब, आप हमें वहीं पे लेके चले, आप हमें वहीं लेके चले जहां हम थे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा था, है ना। हाँ वही दिखा दो जी, क्वेश्चन नंबर 2 पर थे हम, ठीक है। दोबारा से लिखनी पड़ेगी क्वेश्चन, चलो इतना तो बचे, है ना। क्या करा हमने, इतना तो बचे, सारा ही करना पड़ जाता, तभी क्या आज बिगाड़ लेते हैं इसका, है ना। चलिए मैंने आपको एक फंडा समझाया था, क्या बताया था, मैंने आपको फंडा सिखाया था, क्या बताया था, सीधा सा, कि अगर भाग का से पहले भाग हो, यदि का से पहले क्या हो, भाग हो, है ना, यदि का से पहले भाग हो तो हम क्या कर देते हैं, उसे भी का वाले को भी पलट के लिख देते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं 25 गुना 1/5 गुना का आ गया ना, तो इसे भी पलटेंगे 1/12 गुना 2 माइनस 9 गुना 1/27 गुना 1/3 गुना 5 माइनस 14 गुना 1/28 गुना 4। ठीक, चलिए सोल्व करते हैं। 5 से कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा 6 बार, तो फाइनली हो गया 5/6 माइनस, इसे काटते हैं जी, 9 से कट जाएगा 3, 3 से कट जाएगा 9 और फाइनली आ गया 5/9। ठीक, इस साइड देख लेते हैं जी, 7 14 दूनी 28 और ये कट जाएगा 2, तो फाइनली आ जाएगा -2। इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं, यदि मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम आ जाएगा 18, तो 3 और 5 दिया 15 माइनस ये हो जाएगा 10 और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 18 दूनी 36। माइनस में भी है क्या ऑप्शन, बिल्कुल है। ठीक, इसे अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं -45, 15 माइनस 45/18 बोले तो -30/18 है ऐसा कुछ। चेक करो जरा हमने कहां पे लोचा किया है, हमने कुछ गड़बड़ की है, एक बार चेक कर लेते हैं। 25 गुना 1/5 गुना 1/12 गुना 2 माइनस के 9 गुना 1/27 गुना 1/3 गुना 5 माइनस के 14 गुना 28 और ये ठीक है, यहां तक ये 5 कट गया और ये 5 से 5 कट गया, ये हो गया फाइनली 5/6। आगे चलते हैं, ये कट जाएगा 3 3 9 और 9, तो ये हो जाएगा आपका 5/9, ये भी ठीक है, और ये कट जाएगा 2, ये भी ठीक है।
इसे हटा लेते हैं एक बार, ठीक, दोबारा से देख लेते हैं यहां पर। देखो जी, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा 15, है ना, माइनस के, ये कितना हो जाएगा 10, माइनस के, यहां कुछ नहीं है तो 18 दूनी 36, ओम 4, तो ये हो जाएगा माइनस के कितना 46 प्लस के 15, यानी कि माइनस के 31/18, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, माइनस के 31/18, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर है? तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, सीधी सी इक्वेशन को लिखने का एक फंडा बताया कि अगर कभी भी का से पहले भाग का निशान आ जाए तो आपको का को तो बदलना ही बदलना है, साथ ही साथ आपको भाग को भी बदल देना है। क्लियर इतनी बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग अपने जो भी आंसर है वो कमेंट अवश्य करें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दिखाया जाए। क्या कह रहे हो कंप्यूटर जी, नहीं दिखाएंगे हम? अच्छा, कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, आप फाइल इंपोर्ट कीजिए। चलिए तो एक सेकंड रुकना भाई, अभी वो बीच में स्क्रीन बंद हो गई थी ना, तो फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी दोबारा से। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है सर, एक सेकंड होल्ड करना है ना, एक सेकंड होल्ड करना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 अपना हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। 1 मैंने बता दिया है, 2 बता दिया, 3 देखते हैं। देखो 3 को देखते हैं जरा ध्यान से, 3 को देखो आप लोग ध्यान से। देखो क्या कह रहा है वो, उसने कहा यदि a बराबर 0.312, दिख पा रहा ना, जूम करो थोड़ा, देखो वो कह रहा है a बराबर 0.312, केवल 12 के ऊपर बार, 0.415 के ऊपर बार, c बराबर 0.39 और केवल 9 के ऊपर बार, इन सबका टोटल पूछ लिया। जब भी आपसे बार वाले क्वेश्चन में टोटल पूछ लिया जाए तो आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है वो समझो। आपको सीधा क्या लिखना है, आपको सीधा सीधा लिखना है, जोड़ना है ना, तो आप इसे सीधा लिखो 0.3121212, अपने स्वाद अनुसार 3 बार तो एटलीस्ट रिपीट कर ही लो ऐसे ही। 0.4151515 और ऐसे 0.3099999। क्लियर है इतनी बात? टोटल करते हैं, 9 और 4 13, 13 और 2 15, हासिल को 1, 10 11 12 हासिल को 1, 10 और 17 हासिल को 1, है ना, 9 और 2 11 4 15, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया जी हासिल को 1, है ना, 17 हो गया ना, ठीक है। ये हो जाएगा 10 और 2 12, फिर से हासिल को 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 17, फिर से हासिल को 1, फिर 3, फिर कितना हो जाएगा तुम्हारा ये आ जाएगा 4 3 7 और 3 10, और ये आ जाएगा आपका फाइनली 1.037। अच्छा देखो ये आपका हो गया 1.03727272 ही मान के चलूंगा मैं। रिपीटेशन यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ तो 5 है, लेकिन अगर आगे हासिल होता ना तो ये भी रिपीट कर जाता। अच्छा दूसरी बात यहाँ पर है ना, ये ठीक, यहाँ पर 151515 रहा होगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या रहा होगा, ये 6 रहा होगा। क्या रहा होगा सर, 6 रहा होगा। तो जो रिपीटेशन है वो है 1.03727272। आप कहेंगे यहाँ तो 6 है, लेकिन अगर मैं आगे भी और लिखता तो वो एक हासिल मिलता, वो इसे भी 7 कर देता। तो इसका मतलब हो गया ये आपका है 1.0372 और 72 के ऊपर बार। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इस तरीके से नहीं है, तो किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी बार को अगर भिन्न में बदलना तो क्या करते हैं, हम लिखते हैं 1 प्लस के, जो पॉइंट से पहले है उसे एज इट इज 372 एज इट इज, और पॉइंट बार से, बार की संख्या पर नहीं है, पॉइंट के बाद ऐसी कौन सी संख्या जिस पर बार नहीं है, वो तो माइनस कर देते हैं। समझो, पॉइंट के बाद ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है उसे क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। और पॉइंट के बाद ऐसे कितने अंक है जिनके ऊपर बार है, उतने 9, और कितने ऐसे अंक है जिनके ऊपर बार नहीं है, उतनी 0। क्लियर है? तो ये आ जाएगा फाइनली आपका 1 प्लस के 369 अपॉन 19900। 9 से काटूंगा तो 9 से कट जाएगा कितनी बार, 9 चौक 36, 9 एकम 9, और 9 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 1100। तो फाइनली 1100 प्लस 41, तो कितना आ जाएगा 1141/1100। है क्या ऑप्शन में? हाँ जी, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। तो जिन लोगों का ऑप्शन था ए उन सबका क्या रहने वाला है, आंसर यहाँ पर सही। क्लियर है इतनी बात? चलिए एक बार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ये सारी कुछ फाइल मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, है ना। हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है
मेक इजी क्लासेस के नाम से आप सर्च करना, मेक इजी क्लासेस। तो जो भी यहाँ पर आपकी क्लास हुआ करेगी, ठीक, उसकी पीडीएफ मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा दिया करूंगा क्लास खत्म होते ही। ठीक है सर, मेक इजी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बोले तो एचसीएफ 21 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 840 है। यदि इनमें से एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक, यदि इनमें से एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बड़ा सिंपल है, देख लेते हैं एक बार, है ना, एक बार देख लेते हैं, है ना। देखो देखो जी, समझो जरा बात को। देखो, एक बैकअप फॉर्मूला होता है, बैकअप फॉर्मूला कहता है कि सर दो संख्याओं की गुना बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। दो संख्याओं की गुना बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एचसीएफ पता है कितना है 21, आपको एलसीएम भी पता है कितना है 840, साथ ही साथ आपको उनमें से एक संख्या पता है 49 और दूसरी संख्या पूछ ली, तो क्यों ना बैकअप फॉर्मूला ही लगा लिया जाए, तो कि हम लगा भी रहे हैं। ठीक, तो कैलकुलेट करते हैं, 7 से कट जाएगा 7 से 49, 7 से कट जाएगा कितनी बार 12 से 84, ठीक, और 7 से कट जाएगा 7 तिया 21, तो इसका मतलब N2 बोले तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 12 तिया 36, बोले तो 360, और यही क्या है आपका आंसर है। बताइए इसमें कोई मसला किसी को, इसमें कोई डाउट तो बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए, यानी कि 360। क्लियर है? जो भी आपका आंसर आए आपको कमेंट जरूर करना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या 2019 में ये थी। ठीक, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, देखो उसने कहा है, उसने कहा है, उसने कहा है क्या, एक कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या 2019 में कितनी थी 1250 और 2020 में थी, ये कोई कंपनी ए है, समझो कोई कंपनी ए है, ठीक, जिसने पहले तो 1250 यूनिट निर्मित की और फिर उसके बाद 2020 में उसने निर्मित की 10,625। ऐसी बात करते हैं कंपनी बी की। कंपनी बी में उत्पादन 2019 में 3400 यूनिट, 34,000 यूनिट था। कितना था 34,000, और यहीं पर बात करें तो यह गिरकर आगे कितना हो गया 30,600। अब उसने क्या कहा, यदि एक्स और वाई कंपनी ए और बी द्वारा क्रमशः 2019 से 2020 तक निर्मित इकाइयों की संख्या में प्रतिशत कमी है तो एक्स और वाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो कुछ नहीं करना आपको, आप सीधा एक काम करें, आप सीधा एक काम करें, आप ये देखिए कि इसकी इकाई कितनी गिर गई। ठीक, जैसे 10 में से 5 गए तो कितना बचा 5, 9 में से 2 गए तो कितना बचा 7, 5 में से यानी कि 15 में 6 गए तो कितना बचा 9, 11 में से गए तो यानी कि 1975 इकाई कम हो गई, कितने में से 1250 में से, और गुना 100% के लिए है। अब क्योंकि ये डाटा भी आपको परसेंटेज में ही लिखना है और ये वाला डाटा भी आपको परसेंटेज में ही लिखना है, ठीक, तो क्यों मैं दोबारा से दो बार 100 के काम करूं, नहीं करूंगा। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, अरे भैया मिट जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो। हाँ, तो इसमें देख लेते हैं इसमें कितनी कमी हुई, तो इसमें कितनी कमी हुई, तो ये हो जाएगा जैसे 34,000 है, 30,600 गए तो ये बैठेगा आपका 34 में से 600 यानी कि 4,000 में से 600 गए तो कितना बैठेगा, ये बैठेगा 3400, यानी कि 3400 इकाई कम हो गई कितने में से 34,000 में से। और गुना 100% के लिए मैंने लिखा नहीं क्योंकि मुझे पता है वो कट जाना आगे चल के, 20 से 20 34, ये कट जाएगा 10, ऐसे ही 25 से काट लेते हैं, 25 सत्ते 175, है ना, बचा कितना है 22, 25 निम्मा 225, 25 पंजे, ठीक, 125, 2 जीरो आगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, कहां पर गड़बड़ कर रहे हैं हम, ये घटाया 0 0, 10 में 6 गए तो 4, और कितना हो गया 33, तो 3400 की कमी है 34,000 पर, और ये डिफरेंस तो सही करा है ना हमने। ठीक, ये आ जाएगा आपका 10 में से 5 गए तो 5, ये हो गया, 9 में से 2 गए तो कितना बचा 7, और ये कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक, 14 में से 6 गए तो 8 आएगा, बिल्कुल 1875, यहाँ पे करेक्शन करो जरा,
यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1875। ठीक, यानी कि 1875 की कमी हो गई कितने पर, 12,500 पर। गुना 100 परसेंटेज के लिए मैं नहीं लिख रहा क्योंकि अनुपात में कट जाना है। और यहां पर कमी हो गई कितने की, 3400 की कितने पर, 30,600 पर। 20 से क्या हो रहा है आज, 30,600 नहीं आएगा भाई, कमी हुई किस पर, 34,000 पर। ठीक, ये 20 से 20 ये कट जाएगा 10, 10 से 10 कट गई, आगे काटते हैं, 25 से काटते हैं, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 50, और 25 से कट जाएगा तो अनुपात आ जाएगा 3:2। आंसर बात समझ में आई। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई मसला, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला और 100 मत अयोग्य हो गए। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% प्राप्त करके और 400 मतों के अंतर से जीता। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल एकदम। ठीक, देखो देखो जी समझाता हूं। उसने कहा दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने तो मतदान किया ही नहीं। भाई 15% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना मतदान नहीं किया। ठीक, और 100 मत अयोग्य हो गए। 100 मत अयोग्य हो गए। अयोग्य मतलब इनवैलिड। कितने हो गए सर, इनवैलिड। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों में से कुल का 45%, चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का, अब यहां पर बात को समझो, जब भी आपको वैध मतों की संख्या परसेंटेज में न दे के एक वैल्यू में दे दे, संख्या के रूप में दे दे, तो उसमें ध्यान रखना, आपको ये देखना जीतने वाले को कितने प्रतिशत मिला। और जैसे कितना मिला, 45% मिला, काहे का मिला, टोटल का। तो आपको उसे 100 मानना है। क्या मान लेना है, 100। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको पहले इसका बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। ठीक, मतलब बेसिक नहीं, मतलब वो तरीका बता रहा हूं जो एग्जैक्ट में सही है। ठीक, यानी कि इस टोटल में क्या क्या होता है, टोटल में होता है जीतने वाला, टोटल में होता है हारने वाला, टोटल में होता है इनवैलिड, और टोटल में होता है न डाले गए मत। अब उसने कहा है 15% लोगों ने तो मतदान ही नहीं करा, तो हम यहां पर कितने पर काम करेंगे, 85 पर। जबकि जीतने, अच्छा मैं कह दूं इस 85 में क्या क्या है, इस 85 में जीतना, हारना और अवैध, क्योंकि न डाले गए मतों की तो संख्या मैंने यहां से हटा दी। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि लोग बाकी से रटते हैं और पेपर में जाके फंसते हैं। ठीक, क्लास के अंदर तो टीचर फटाफट बता देता है जैसे कैसे, लेकिन असली में तो टैकल आपको ही करना है, तो इसमें सही तरीका सीखना पड़ेगा आपको इसका। ठीक, देखो जीतना हारना, अब एक चीज समझो, उसने कहा है कि जीतने वाले को कुल मतों का 45% मिला, कुल मत 100 थे, तो यानी कि इस 50 मतलब प्रतिशत तो 100 पे कैलकुलेट होगा, 45, लेकिन वो घटेगा 85 में से। तो अगर मैं 85 में से जीतने वाले के मत घटा दूं, तो क्या मैं कह दूं ये हारने और अवैध के बचेंगे। अगर जीतने के हटा दिए तो किसके बचेंगे, हारने और अवैध के। तो कितने बैठेंगे, ये बैठेंगे 40। अब बहुत से लोग रट लेते हैं कि जो मत है वो हमेशा हारने वाले में से ही घटेंगे, जीत के अंतर कम कर देंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसमें घटते हैं क्योंकि हारना और अवैध का टोटल है 40, लेकिन हारे के मतलब मतदान अवैध कितने हुए, 100, उसे माइनस करेंगे। लेकिन कभी भी काल्पनिक वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू माइनस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमें एक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, और एक्स कोई हवा नहीं है, सिंपल सा यहाँ पर एक्स ही तो लिखना, ही हो गई एक्स की हेल्प। करा एक्स्ट्रा नहीं करा। उसने कहा जीतने और हारने का जो अंतर है, जीतने और हारने का जो अंतर है वो कितना दिया है उसने, तो वो दिया है 400। कितना दिया है, 400, तो बराबर 400 करते हैं जी। 45 में 40 गए थे, क्या बचा 5x, माइनस माइनस प्लस, इधर जाके माइनस, तो बराबर कितना 300। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। अब अगर तुम्हें कोई ये कहता है ना कि जी जीतने वाले मतलब जो अवैध मत होते हैं वे जीत के अंतर को कम कर देते हैं, ऐसा होता ही नहीं। ठीक है ना, वो इस वजह से यहाँ पर माइनस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और प्लस इधर जाके माइनस। बट आप रटना मत, क्योंकि अगर हारने वाले का दे दिया तो फंस जाओगे आप। जैसे यहाँ पर जीतने वाले के दे दिए 45। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या करा उसने, जीतने वाले के 45 दे दिए, अगर इसके स्थान पर हारने वाले के दे दिए ना, फंस जाओगे बहुत बुरे। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, क्योंकि इनमें टाइम नहीं लगना। मैं तो समझा रहा हूं, आपको तो क्या करना है, आपको समझाना थोड़ी, आपका तो पेपर में हाथ चलेगा बहुत तेजी से। ठीक, एक्स की वैल्यू आ गई 60। उसने कहा है मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, कितनी मानक की है 100x, तो 100x बोले तो 6000, और यही क्या आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। राम ने 12,500 की एक वस्तु रमेश को 18% के लाभ पर बेची। इसे रमेश द्वारा श्याम को फिर से 10% की हानि पर बेच दिया गया। रमेश का विक्रय मूल्य याद कीजिए। सिंपल है। ठीक, देखो मैं इक्वेशन बना के दिखाता हूं आपको इस क्वेश्चन की, कैसे बनाते हैं हम धड़ाधड़, है ना। देखो समझो, उसने कहा है राम ने 1250 की एक वस्तु रमेश को 18% के, 1250 की, यानी कि राम के लिए जो उसकी कीमत थी वो थी 1250 की एक वस्तु रमेश को 18% के लाभ पर बेची। तो 18% का लाभ है तो आपको कैलकुलेट कर देना है कितना, 118। अब आप इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 18% का मतलब कितना होता है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 9/50, तो आप उसे कैलकुलेट करके 59/50 भी लिख सकते हैं, वही है। ठीक, तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं है कुछ भी। ठीक, आगे इसे रमेश द्वारा शाम को फिर से भेज दिया गया। रमेश ने आगे भेज दिया 10% की हानि पर। हानि है तो आपको क्या करना है, हानि है तो आपको इसे 100 में से घटा देना है। क्लियर है। आगे रमेश का विक्रय मूल्य, यानी कि रमेश ने उसे कितना में बेचा, सिंपल है तो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 10 से 10 घट गया, 10 से 10 घट गया, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ठीक, तो कितना आ जाएगा आपका ये, 9 दूनी 9, 8 निम 72 बचा 7, 99 और 7 106 गुना 5/4। ठीक, करते हैं जी कैलकुलेट। 5 दूनी 10, हासिल को 1 और 5 अंक 30 और 1 31 3 और 5 और 3 8 और ये कितना हो जाएगा, 5 जीरो हो गया ना, तो ये 3 आ जाएगा। भैया मिटते क्यों नहीं हो आप, राख मांग रहे हो क्या। हाँ जी, हमने गुना भी ठीक किया ना, एक बार देख ले। 9 दूनी 18, 9 अटे 72 बचा 7 और 99 और 7 106, 5 दूनी 10 बचा कितना 1, 5 अंक 30 और 1 31 बचा 3, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 0, तो 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5/4। 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 ही कम 4। ठीक, बचा 4 तिया 12, 13 वाले दो ऑप्शन है, 4 तिया 12 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा कितना अपने पास 3, यानी कि 30, 4 सत्ते 28 बचा कितना है 2, 5, यानी कि 127.5। तो जिन लोगों ने कमेंट करके अपना आंसर सी बताया है उन लोगों का आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है। क्लियर है। चलिए सिंपल है, जब भी लाभ होगा तो आपको 100 में प्लस करके लिखना है और हानि होगी तो 100 में से घटा के लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। एक दुकानदार एक पंखे के अंकित मूल्य पर पहले 85 रुपए की नगद छूट देता है और फिर 10% और 2% की क्रमागत दो छूट देता है। यदि पंखे का अंकित मूल्य कितना है 1285, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। सिंपल है, जैसे देखो करते हैं। देखो जी करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। उसने कहा एक दुकानदार एक पंखे के अंकित मूल्य पर पहले 85% की नगद छूट देता है। अब देखो पंखे का अंकित मूल्य कितना है 1250, तो अगर मैं 1285 सॉरी में से 85 रुपए की नगद छूट दे दूं तो अपने लिए उसकी कीमत कितनी रहेगी 1200। अब उसके बाद उसने डिस्काउंट देना शुरू करा। पहला डिस्काउंट दिया कितने का 10% का, तो कितना रह गया 90%। फिर अगला डिस्काउंट कितने का दिया, तो अगला डिस्काउंट दिया 2% का, तो डिस्काउंट दिया 2% का तो हमेशा 100 में से ही घटाना है। ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर 90 बचा तो 90 पे काम नहीं करेंगे, काम हम 100 पे ही करेंगे हमेशा। ठीक, अब बस इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और गुना भाग कर लेते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा 12 से करते हैं, 12 अट्ठे 96 बचा कितना है 9, 12 निम्मा 108 और 9 117 गुना 9। ठीक, तो 9 छिक 54, लास्ट में 0.4 वाले ओहो सारी हैं। चलिए 9 छिक 54 बचा कितना है 5, 9 सत्ते 63, 63 और 5 कितना हो जाएगा 68.8, ये रहा एक, अच्छा 2 हो गए। ठीक, और देखो ये जैसे ये 1100 कुछ है तो ये तो आना ही नहीं, तो क्या बचेगा ये, तो यही आपका आंसर है। ठीक है ना। अब देखो 900 की अगर इसमें गुना करूंगा, समझो ना, 900 की इसमें गुना करूंगा तो ये 900 तो ही हो गया, और 17 में गुना करूंगा तो लगभग लगभग 90 से ऊपर तो ये 57 है। खत्म, 8.4 वाला एक ऑप्शन ये था, तो यही आपका आंसर है। तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर आपको ऑप्शन भी देता है। ठीक, चलिए अच्छा अपने आंसर कमेंट जरूर करना है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। साधारण ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी जिस पर 880 की राशि 1.5 वर्षों में, ठीक, कितनी 913 रुपए हो जाती है। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, 880 है 913 हो गई, इसका मतलब इस पे जो ब्याज मिला 20 और 13 33 रुपए का ब्याज है। इस पर जो ब्याज है वो 33 रुपए का ब्याज है। और कैसा ब्याज है सर, साधारण ब्याज है। कैसा ब्याज है, साधारण ब्याज। तो कुछ नहीं करना, किस धनराशि पर, ठीक,
यानी कि पी रुपए की धनराशि पर उसने आपसे ब्याज की दर पूछी ना, कितनी प्रतिशत की ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितने का, 1.5 वर्ष में कितने का 33 रुपए का ब्याज एकत्रित हो जाएगा। ठीक, अच्छा उसने ब्याज की दर भी तो दी है, अच्छा मूलधन दिया है, सॉरी उसने उसने क्या दिया है, मूलधन दिया है अपने को, कितना दिया है मूलधन 880। ठीक, तो 3 से कट जाएगा 11, 11 से कट जाएगा 80, 0 से कट जाएगा 0, 2 से कट जाएगा 4, तो फाइनली आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5% आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5, यानी कि 2 सही 1/2। सिंपल है, बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को। ठीक, ज्यादा नहीं करना, यही कहीं कर दो ना भाई। असल में क्या है, देखो आपको समझ तो आ गया कि आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं है। दूसरी बात, आपका पेपर ऑफलाइन है, आपको लिखने के लिए अलग से कोई एक्स्ट्रा पेपर मिलना नहीं। आप आदत डालो ना, जैसे मैं क्वेश्चन के ऊपर कर रहा हूँ, आप भी क्वेश्चन के ऊपर करो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जब 15,625 की राशि 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर पर निवेशित हो तो उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखो समझो 15,625 रुपए की राशि 4% है, तो 4% का मतलब होता है 1/25, यानी कि हमें 1/25 कैलकुलेट करना है। 3 वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष में कितनी बार ब्याज जाएगा, 1 2 3, 3 बार ब्याज जाएगा। इसका बटे 25 कर लेते हैं, 25 का 150, बचा कितना है 6, मतलब हाँ 6। ठीक, और ये बैठेगा 625, सीधी सी बात ये है। ये भी कितना बैठेगा 625, और ये भी कितना बैठेगा 625। अगली बार क्या करते हैं, इस 625 का 1/25, भाई 2 बार, दूसरी बारी में 2 बार ब्याज, तीसरी बारी में 3 बार ब्याज जाता है। बराबर वाला डाटा छोड़ देते हैं। 100 पर कितना है 625 का 1/25, यानी कि 25, ये कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 1। आपसे पूछा है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो देखो ये पूरा क्या होता है, ये पूरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर मैं इसमें से और अगर मैं इसमें से अगर मैं इसमें से एक काम करता हूं, मैं इसमें से ये साधारण ब्याज, पहली लाइन क्या होती है साधारण ब्याज, ये हटा दूं, तो जो बचेगा वो अंतर ही तो बचेगा। कितना आएगा सर वो अंतर, तो आ जाएगा 50 और 25, 75 और 76। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा 76, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल है। ठीक, बस आपको समझना है, और ये क्या है आपके प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट का फायदा ये होगा कि आप रैंडमली रैंडमली उन सभी क्वेश्चन को आसानी से देख पाएंगे। ठीक, और सारे क्वेश्चन रैंडमली मैं दे रहा हूं। दूसरी बात, जो लोग एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक, हम लोग अभी आपको एसएससी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2019 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं चैप्टर वाइज। तो आप उस प्ले लिस्ट पर भी ध्यान रखना, ठीक है। अभी स्टार्ट हो जाएगी आजकल में ही, ठीक है। चलिए, अच्छा वो क्लास भी आपकी लाइव ही रहेगी, ठीक। एसएससी बैंक, मतलब मेन तो एसएससी और यूपीएसआई है हमारा उसमें, है ना। चलिए, ए बी और सी ने क्रम से 10,000 रुपए, 10,000 ही है ना भाई, तुम 1 लाख रुपए और 1,40,000 रुपए और 2 लाख रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 माह के बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया, और सी के व्यवसाय छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने भी व्यवसाय छोड़ दिया। बी और सी ने अपना निवेश वापस ले लिया। वर्ष के अंत में सी ने अपने लाभ का हिस्सा, ठीक, 1,155 रुपए के रूप में प्राप्त किया। ए और बी के लाभ के हिस्सों का, मतलब लाभ के कुल हिस्से ज्ञात कीजिए। चलिए एक बार इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो जी, समझो जरा ध्यान से, उसने कहा है ए और बी ने क्रम से 10,000 रुपए, भाई ए ने कितने 10,000, बी ने कितने एक, 10,000 नहीं सॉरी 1 लाख, बी ने कितने 1,40,000 रुपए, और सी ने कितने 2 लाख रुपए। सी ने कितने 2 लाख रुपए व्यवसाय में शामिल किए। 3 महीने बाद सी ने व्यापार छोड़ दिया, तो सी का व्यापार में रहा वो 3 महीने तक। सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने भी छोड़ दिया, तो ये रहा 10 माह तक। ठीक, बी और सी ने अपना निवेश वापस ले लिया, मतलब खत्म कर दिया। ठीक, और वर्ष के अंत में, तो यानी कि ए पूरे 12 माह तक रहा। लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, 4 जीरो से लास्ट की 4 जीरो ये खत्म है ना। 4 जीरो से क्या है सर, लास्ट की 4 जीरो खत्म। यहाँ पर कोई दिक्कत आ गई, और कुछ कट सकता है क्या, मुझे लगता है आप अभी 2 से काट पाएंगे, ठीक, 4 से काट पाएंगे। 4 दिया 12, 4 में से 2 से इससे कट गया, और ये हो गया 7, और 4 से कट जाएगा 4 पंजे 20, अब नहीं कुछ भी कटेगा, ये कट जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 से ही कट गया, 5 से ही कट गया, 5 से ही कट गया, कितना 2,
अब तो नहीं घटेगा भाई साहब। देखो ये हो गया 6:7:3। इनके लाभ का अनुपात आ गया मेरे पास। क्या आ गया सर? इनके लाभ का अनुपात आ गया 6:7:3। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि सी को 1155 रुपए मिले लाभ के रूप में। उसके हिसाब से सी को कितने मिले? 1155। मेरे हिसाब से कितने मिले? ये भला एक की वैल्यू देख लेते हैं। 3 × 3 = 9, बचा कितना अपने पास? 2, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। एक की वैल्यू आ गई। पूछ क्या रहा हूं? ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा कितना है? ए और बी का, ए का और बी का कुल हिस्सा कितना है? 7 और 6 13। 13 की वैल्यू निकालते हैं। 13 पंजे 65। बचा कितना है? 13 पंजे 65। बचा कितना है? 6। ठीक, 13 × 8 = 104। 104 और 6 कितना बैठेगा? 104 और 6 110। बचा 11। 13 × 3 = 39। 39 और 11 = 40। तो 4005। देखना काफी गड़बड़ की हमने। 13 × 3 = 39 तो ये हो गया। दोबारा से देख लेते हैं। 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। ठीक, ये भी ठीक है। और यहां से हमने कुछ छोड़ा तो नहीं गलती से? नहीं। चलिए तो इसे गुना करते हैं। 13 पंजे 65। हाँ जी, 13 पंजे 65। बचा कितना है? 6। 13 चिक्का 104 और 6 110। 11 बैठेगा। 11 बैठेगा। 13 × 3 = 39 और 11। हाँ, तो यहाँ पर 5 आएगा। क्या आएगा यहाँ? 5 आएगा, यानी कि 50। ये आ जाएगा 500। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5005। ठीक है जी। चलिए आप आंसर भी कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड रुकना भाई। आप लोग अपना जो है आंसर कमेंट करें इसको। हाँ जी, आप लोग अपना आंसर कमेंट करें इस क्वेश्चन के लिए। हाँ जी, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं। आइए सर, पधारिए। हमारे हिंदी वाले सर आ चुके हैं। आप लोगों की भी हम कोशिश करेंगे कि हिंदी की क्लास भी आपको लाइव मिले, और हम चाहते हैं कि आप हिंदी भी देखें, जिसमें आपको संजय मलिक सर जो है पहले हिंदी प्रॉपर पढ़ाएंगे, और साथ के साथ चैप्टर वाइज आपको आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक के जितने भी क्वेश्चन है सबकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो हिंदी की क्लास भी आप लोगों को अवश्य देखनी है। इसके बाद आपको हिंदी की क्लास मिलने वाली है। ठीक है ना? चलिए, तो अब मेक इजी क्लासेस को जकड़ के बैठ जाइए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक, बहुत कुछ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं सर। 12 क्या कह रहा है? 6 संख्याओं का औसत। उसने कहा है 6 संख्याएं जिनका औसत 3.52 है। उनमें से 2 संख्याओं का औसत तो ये है और अन्य 2 का ये है, शेष 2 का पूछ लिया। कुछ नहीं करना, गुना करो 6 से। 6 दूनी 12, 80 को 1। ठीक, और बचा कितना है? 1। 6 पंजे 30 और 1 31। बचा कितना है? 3। और 6 पत्ती 18 और 3 21, और 2 पॉइंट पीछे। ये तो टोटल हो गया। अब इसे देख लेते हैं। 37 दूनी कितना हो गया? 37 दूनी 74, यानी कि 7.4, और 25 दूनी 50, यानी कि 5.0। इसके टोटल की बात करते हैं। 7 और 5 12, तो यानी कि माइनस के 12.4 घटा देते हैं, है ना? तो कितना बैठेगा? 2। 11 में से 4 गए तो कितना बचा? 11 में 4 गए तो 7, और ये कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 8। लेकिन ये 2 संख्याओं का है टोटल। कितनी संख्याओं का है? 2 संख्याओं का टोटल। ठीक, तो बटे 2 भी तो करना पड़ेगा। तो जब बटे 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 6, यानी कि फाइनली बी ऑप्शन आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो उसी के ऊपर करना है। ठीक, सेकंडों का खेल है। ठीक है, चलिए। अच्छा, कमेंट सबको करना है, और हिंदी की क्लास आएगी आपकी अभी थोड़ी देर में, है ना? तो उसे जरूर देख लेना। ठीक, बिल्कुल नए सिरे से। आपने अगर कोई भी कोर्स परचेज किया है तो आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की अब आवश्यकता नहीं है। यदि सोच भी रहे हो तो मत सोचो। ठीक, संजय सर आपको पूरी हिंदी कराने वाले हैं विद प्रैक्टिस, और एक बार पढ़ के देखो। ठीक, ना मजा आ गया तो बात नहीं। ठीक है ना? चलिए, एक मशीन 240 औजारों को काटने में 10 घंटे का समय लेती है। 25 घंटे में यह कितने औजारों को काटेगी? सिंपल एमडीएच लगाओ ना भाई। एक मशीन है, यानी कि M1। ठीक, 240 औजारों को, यानी कि W1 हो गया। तो कार्य को हम साइड में रखते हैं। दूसरी साइड कितने घंटे में कर रही है? 10 घंटे में। ठीक, तो वो कह रहा है एक वही मतलब 25 घंटे में यह कितने औजारों को काटेगी। वही एक मशीन 25 घंटे में कितना कार्य करेगी? W2 अपना इधर लिख देते हैं। ठीक, सिंपल है। 0 से कट जाएगा 0, और W2 कितना आ जाएगा? 25 चौका 100, बचा कितना? 10। 25 दूनी 50 और 10 600। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा? 600।
क्लियर है? कुछ भी तो नहीं है, लप्पू से क्वेश्चन है, लप्पू से सॉल्यूशन है। और आपने एक बार पेपर दे लिया, आपको समझ में आया कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बस ये है कि बच्चों की प्रैक्टिस कम थी, बट अब जब तक आपका पेपर नहीं होगा, आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तो जुड़े रहना मेकी जी क्लासेस से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17। दो शहर ए और बी एक सीधी रास्ते पर 135 किलोमीटर की दूरी पर है। देखो स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आ चुका। दो शहर ए और बी एक सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से 8 AM पर चलना शुरू करती है और बी की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है। एक कार 9 AM पर बी से चलना शुरू करती है और ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है। वे एक दूसरे से किस समय मिलेंगी? तो देखो बहुत सिंपल है, मीटिंग टाइम का क्वेश्चन है। ठीक, बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखो क्या उसने कहा, दो शहर है ए और बी। उसने क्या कहा है सर? दो शहर है ए और बी जिनके बीच की दूरी है 135 किलोमीटर। 135 है ना सर? बिल्कुल। एक कार सुबह चली ए से 8 AM पर, एक कार 8 AM पर चलती है कितने गति से? 25 किलोमीटर प्रति घंटे गति से बी की ओर। और एक कार बी से चलती है ए की ओर 9 बजे कितने गति से? ये चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। वो कह रहा है एक दूसरे से कब मिलेगी। देखो मीटिंग टाइम ही कहता है जिस समय पर दूसरी गाड़ी चली उस समय पे इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए मुझे। तो एक चीज समझो, दूसरी गाड़ी चली 9 बजे, ये चली 8 बजे, तो इसका मतलब 1 घंटे इसने कुछ रास्ता कवर किया होगा। तो अगर 1 घंटे तक 25 की चाल से ही चला तो कितना चल चुका है? 25। तो रिमेनिंग कितना बचा? 110 बटे रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ जाती है यानी कि 55। तो यानी कि आ जाएगा 2 घंटे। बट उसने समय नहीं, उसने ये पूछा कितनी देर बाद चले, उसने पूछा कितने बजे मिले। तो ये जो मीटिंग टाइम आता है ना, ये जो मीटिंग टाइम आता है, ये जो मीटिंग टाइम आता है ना, ये मीटिंग टाइम आता है जिस समय दूसरा व्यक्ति चला यानी कि 9 बजे, उसके बाद। तो 9 के 2 घंटे बाद यानी किस समय मिलेंगे एक दूसरे से? 11 AM पर। क्लियर है? क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा? 11। अरे भैया क्या हो रहा है? 11 AM। तो इसका आंसर आ जाएगा 11 AM यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये डीआई का क्वेश्चन है आपका। ठीक, इसे अच्छे से समझना जरा। उसने कहा है दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। करेंगे जी बिल्कुल। ठीक, दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। बिल्कुल देंगे सर। ठीक, एक राज्य द्वारा वर्षों से खाद्यान्न का उत्पादन 1 लाख टन के रूप में दिया गया। ये सारा डाटा है, क्वेश्चन पे पहुंचते सीधा। 2018 से यानी कि ये रहा 2018 से 2019 तक, ये रहा 2019। ठीक, खाद्यान्न उत्पादन में प्रतिशत की कमी, कितने प्रतिशत की कमी आई है? दशमलव के 2 स्थान तक। देखो 2018 में कितना था? 70। अब कितना है? 65। कितनी कमी आई? 5 की। कितने पर आई? 70 पर, गुना 100% के लिए। ठीक, तो ये 5 से कट जाएगा 14 और जिसका मतलब होता है 7.14। ठीक है, 7.14 है क्या कहीं कहीं? हाँ जी ये रहा। तो ये ऑप्शन आपका आंसर आएगा। तो सिंपल एकदम, लप्पू सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात, देखो उसने कहा एक त्रिभुज है और जब भी आपको भुजाओं का अनुपात 3:4:5, अगर आप इसे और ज्यादा सोल्व करेंगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा? 3:4:5। तो जब भी 3, 4, 5 का ट्रिपलेट मिल जाए, ठीक, असल में जनरली दो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ट्रिपलेट है। एक तो है 3:4:5 और दूसरा ट्रिपलेट है 5:12:13। ये दो ऐसे ट्रिपलेट है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक, तो देख जब भी ट्रिपलेट लग जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे कि ये है। ठीक, अब उसने क्या कहा है आपसे? उसने कहा है आपसे, हाँ उसने क्या कहा है? उसने कहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। तो इसका मतलब अगर मैं इसे आधार ए कह दूं, इसे लंब एल कह दूं, इसे कर्ण के कह दूं, ठीक, और उनकी भुजाओं का अनुपात अपने पास है कितना? 3x, 4x और इसे मैं लिख दूं 5x। ठीक, क्या लिख दूं जी? इसे 5x। क्या लिख दूं सर? 5x। ठीक है ना? तो उसका परिमाप पूछ लिया। तो एक काम करते हैं, देखो राइट एंगल ट्रायंगल का जो परिमाप होता है ना, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है? वो होता है 1/2 आधार जो कि 4x है गुना ऊंचाई 3x बराबर कितना दिया है उसने? क्षेत्रफल दिया है 96। 96 है ना? कितना दिया है उसने? उसने दिया है आपको 96 बराबर 96। कैलकुलेट करते हैं। 2 से कट जाएगा 2, 3 दूनी 6 से कट जाएगा 16 6 96। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई? 4। परिमाप पूछा है तो परिमाप करते हैं। परिमाप क्या है? 3x, 5x और 4x। 5 4 9 3 12। ठीक, तो यानी कि 12x की वैल्यू बतानी है। ठीक, किसकी वैल्यू बतानी है अपने को? 12x की वैल्यू। भैया मिट जाओ यार, नखरे दिखा रहे हो। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने? 4। तो 12 चौक
48। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठाई पड़ा मुद्दे, सिंपल एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक नाविक अपनी नाव को शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला सकता है, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर दे दी गई। ठीक, वह 9 घंटे में धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वह धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। ठीक है ना, देखो कराते हैं क्वेश्चन। ध्यान से समझेंगे भाई आप लोग। देखो, एक नाविक अपनी नाव को शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला सकता है। तो शांत जल में चलाने को हम कहते हैं एक्स, यानी कि कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, वह 9 घंटे में धारा के अनुकूल, ठीक 44 किलोमीटर तो धारा के अनुकूल यानी कि धारा के साथ जा सकता है, प्लस उसने कहते हैं 35 किलोमीटर धारा और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर धारा के विपरीत यानी कि x माइनस वाई जा सकता है। कितने समय में 9 घंटे में। तो एक काम करते हैं, पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मुझे इसका, अच्छा एक काम करें ना, उसने पूछा है y की वैल्यू, तो एक काम करते हैं, ठीक रखते हैं x की वैल्यू। क्या है जी x की वैल्यू अपने पास, x की वैल्यू है जी अपने पास, हाँ x की वैल्यू, अरे भैया हट जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो। हाँ, x की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 प्लस के y और 9 माइनस के y। ठीक, तो एक काम करें, y की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं, y की वैल्यू 2 रख दूं, तो 9 2 11, 6 तो कट जाएगा 5 बार, और 7 से ये हो जाएगा, 7 से तो नहीं कटेगा। ठीक, अगर मैं इसकी वैल्यू 2 रख दूं, अच्छा 11 हो गया नहीं, ये तो क्या 7, तो 7, हाँ ये क्या हो जाएगा आपका, समझो ये हो गया 2 रख दी अगर y की वैल्यू मैंने, ठीक थोड़ा सा समझ लिया जाए तो ये बन जाती है बात। y की वैल्यू 2 रखी तो 9, ये 7 हो गया ना, तो 7 पन्नी 35, और ये 2 रखते ही हो गया 11, तो ये हो जाएगा 4 5 4 9, सेटिस्फाई हो गया। तो ना सोच सकते हो आप आसानी से, और हर क्वेश्चन में सोच पाओगे, ऐसा मजे की बात। ठीक, उसने क्या कहा है, उसने आगे पूछा आपसे 35 किलोमीटर की दूरी हो गया, आगे वह धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर यानी कि 33 किलोमीटर धारा के साथ, तो 9 प्लस के 2 यानी कि 11, और कितना 28 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो 9 माइनस 2 यानी कि 7, तो 3 से कट 11 से कट जाएगा 3 और 7 से कट जाएगा 4। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 और 3 7 किलो 7 7 क्या 7 क्या बोलो क्या 7 घंटे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7 घंटे। ठाए पड़ देते मुंह हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, उसने कहा यदि एक ठोस अर्धगोला का व्यास 12.6 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा, पाई की वैल्यू आपको रखनी है, रख देंगे। कौन सा हमें ऐसा थोड़ी हम डर है थोड़ी जिम कर है। ठीक, देखो हाँ जी अर्धगोला, देखो अर्धगोला क्या होता है मैं बताता हूँ। अरे कंप्यूटर जी, आपके पास एक फंक्शन है ना, वो गोले दिखाने वाले, दिखाना जरा बच्चों को, दिखाओ एक बार। ये रहा है साहब अर्धगोला आपका, इसे और तेरी की इसने तो रेल बना दी भाई। हाँ? ऐसे नहीं करना होता है, यहाँ को आ जाओ भैया जी। ठीक, थोड़े से बड़े से हो जाओ भैया जी। ये अर्धगोला है जी आपके पास, ये क्या है अर्धगोला। ठीक, उसने क्या कहा है, उसने कहा है इसका व्यास दे दिया, व्यास मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी 12.6। तो अगर मैं कहूं इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या इससे आधी हो जाएगी यानी कि 6.3। ठीक, उसने कहा है तो बताइए इसका आयतन क्या होगा। अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई, जो कि उसने कहा वैल्यू रखनी है। ठीक, अर्ध गोले के लिए 2/3, पूरे गोले के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, पॉइंट हटाया पॉइंट हटाया पॉइंट हटाया, बटे में आ गया 100। 7 से कट जाएगा 7 × 63, 3 से कट जाएगा 3। ठीक है ना। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो सबके इकाई के अंक अलग अलग है, ये तो पॉइंट में है नहीं तो इसे तो हटा दो तुम। ठीक, अब देखो 3 तिया 9, ठीक, और 9 तिया यहाँ पे 3 ही बचा ना, 9 तिया 27 यानी कि 7, 7 दूनी 14 यानी कि 4, 4 दूनी 8 यानी कि लास्ट में 0.8 वाला आंसर बी आपका आंसर है। क्यों क्यों बेवकूफी करनी है ना, पूरी कैलकुलेशन करनी। इकाई के अंक सबके अलग दिखाई दिए, इकाई के अंक की यूनिट लगाओ और आंसर पाओ। ठीक, एग्जामिनर समझता है इन सब चीजों को, पेपर में क्या पॉसिबल है क्या नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एक ट्रेन छुक छुक उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, रहे दो व्यक्तियों क्रम से 12 सेकंड और 14 सेकंड में पार कर जाती है ट्रेन की चाल। देखो इसकी एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है, इतनी बेहतरीन ट्रिक है, इतनी बेहतरीन ट्रिक है, इतनी बेहतरीन ट्रिक है
क्या बताऊं बस कितनी बेहतरीन ट्रिक है। देखो इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन की एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है। जब भी एक रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को पार करे, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो, तो एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे उसने कहा है कि ये कितना कितने गति से चल रहा है, अरे 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 कहाँ भाग रहे हो भैया। ठीक, कितने गति से चल रहा है, 4 की, और ये कितने गति से चल रहा है, 6 की। तो 4 की गति से चलते हुए इसने कितना समय लिया, 12। गुना कर दो, 12 चौक 48। 6 की गति से चलते हुए कितना टाइम लिया, 14 सेकंड। 14 छिका 84, इनका डिफरेंस कर दो, बस आंसर तुम्हारे सामने। 14 में से 6 गए थे कितना बचा, 14 में से 8 गए थे कितना बचा, 6। 7 में से 4 गए थे कितना बचा, 3। 36, और जो भी इनके टाइम का डिफरेंस है उससे भाग कर दो, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 18। और स्पीड का रेशियो, स्पीड का मात्रक क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा ही आ जाएगा। ये रहा आंसर टाइपड़ा। पेपर है ना, पेपर पेपर के धुएं उड़ा देंगे हम, धुएं, क्या बोल रहे हैं ना, धुएं। तो इस प्रैक्टिस सेट आपके डेली चलते रहेंगे। आज 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 हाँ बस पूरी हो गई स्लाइड। आज आपके यही प्रैक्टिस सेट थे, वही 18-19 एक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आते हैं, वही मैं कराने वाला हूँ। और हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे कवर करूंगा, एक्चुअल तरीका, बिल्कुल एक्चुअल, जो पेपर में आपके अंदर आएगा। जैसे कि आपने देख भी लिया एक बार पेपर, प्रैक्टिस की कमी थी, उस कमी को आप मत रहने देना। जब तक आपका पेपर नहीं होता, मैं डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। तो मेकी जी क्लास से जुड़े रहना। और संजय सर आ चुके हैं, कुछ देर में आपको हिंदी क्लास भी मिल जाएगी। चलिए, धन्यवाद।